गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th केमिस्ट्री। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटम्स। एटम्स, ठीक है, इसको आइटम नहीं एटम्स पढ़ते हैं। देखिए, एटम्स के बारे में सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद साहब बोले थे। महर्षि कणाद बोले थे एटम्स को परमाणु, एटम्स को क्या बोले थे? परमाणु। और बोले थे कि जो भी मैटर बना हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी एटम्स का मतलब होता है परमाणु। जो भी आप मैटर देखते हो, जो भी मैटर, यानी मैटर का मतलब होता है पदार्थ। मैटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ, ठीक है। जो भी आप अपने आस पास अगल बगल जो भी सब्सटेंस या फिर मैटर देखते हो वो छोटे छोटे पार्ट से, यानी कि वो मैटर जो भी है उस मैटर में मतलब जो भी लगा हुआ है, जो मतलब मिला हुआ है, जिससे वो बना हुआ है, उसके छोटे से पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि मैटर जिससे वो बना हुआ है उसका छोटा सा पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो वो एटम्स कहलाते हैं, यानी परमाणु कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये बोर्ड है, पेन है, मतलब व्हाटएवर जो भी आसपास में जो भी आपको दिखता है वो सब किससे बना हुआ है? तो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से। जैसे मान लेते हैं कि अभी दीपावली का समय आ रहा है तो कोई खिलौना है, कोई भी टॉयज है, तो टॉयज के सबसे छोटा वाला जैसे मिट्टी का कोई भी खिलौना है तो वो छोटे से मतलब जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो छोटे वाले पार्टिकल से वो बना हुआ है। उस पार्टिकल्स को ही बोला गया है एटम्स, या फिर हिंदी में उसको कहते हैं परमाणु। ठीक है, तो जो भी मैटर है वो छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? तो उसको हम लोग कहते हैं एटम्स। ठीक है, यानी एटम बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, उसको हम मैटर कहते हैं। यानी बहुत सारे एटम्स को, एटम को एटम्स बोलेंगे। ठीक है, इसी चीज को जॉन डाल्टन साहब बोले थे इंग्लिश में एटम। ठीक है, महर्षि कणाद हमारे इंडियन फिलोसफर सबसे पहले बोले थे कि वो क्या है? तो वह परमाणु है, वह है परमाणु। आगे चल के जॉन डाल्टन साहब उसको बोले एटम, और एटम का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, यानी कि नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, यानी कि जिसको हम लोग फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी सबसे छोटा वही है। किसी भी मैटर में सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है जिसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एटम्स। यानी जॉन डाल्टन साहब इसके बारे में बोले। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे फिर से इंडियन फिलोसफर आते हैं जिनका नाम है दिया हुआ पाकुडा कटयामामा। देखिए क्या मतलब नाम कैसा है? पाकुडा कटयायामा। ठीक है, इन्होंने फर्दर आगे, यानी कि फर्दर इन्होंने क्या बोला एटम्स के बारे में, यानी मैटर के बारे में, कि जो भी मैटर आप लेते हैं, व्हाटएवर जिस टाइप का भी आप मैटर लेते हो, वो मैटर में जो पार्टिकल्स यानी छोटे से उसका पार्ट जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी जो है दूसरे मैटर के दूसरे पार्टिकल से मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। यानी कि डिफरेंट मैटर हैव अ डिफरेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। क्या उन्होंने कहा कि अलग अलग मैटर के जो बनावट है वो अलग अलग पार्टिकल्स यानी अलग अलग एटम से वो बना हुआ है, और सबका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, सबका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो भी मैटर है वो सब अलग अलग एटम से या फिर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, परमाणु या फिर अणु। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। जिससे ये मान लेते हैं क्लोरीन का ये क्या हो गया? ये क्लोरीन एलिमेंट है। सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स को सिंपल सी बात है कि सिर्फ बोल देंगे क्लोरीन, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या, बहुत सारा ऐसे एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल में जो अकेला एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो या तो वो आयंस के रूप में या फिर मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे हाउ एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है,
तो सबसे पहले इंडियन फिलोसफर कौन आए? महर्षि कणाद। उन्होंने कहा कि जो भी मैटर है छोटे छोटे सब्सटेंस, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उस छोटे से पार्टिकल्स को उन्होंने बोला परमाणु। ठीक है, इसी चीज़ को जॉन डाल्टन साहब क्या बोले कि जो भी मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको नहीं डिवाइड कर सकते उसको बोला जाता है एटम। यानी कि जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? मैटर। तो सर छोटे से पार्टिकल जिसका नाम है एटम। फिर से आगे चल के पागुडा कटियायामा एक हमारे इंडियन फिलोसफर ही हैं। हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे सब विद्वान लोग थे, ठीक है, फिलोसफर लोग थे। तो फिर उन्होंने आगे चल के क्या बोला कि जो मैटर बना हुआ है वो जिस पार्टिकल से यानी जिस एटम से बना हुआ है वह उसका मैटर का प्रॉपर्टी दूसरे मैटर के पार्टिकल से डिफरेंट होगा। यानी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। क्या बोला कि जो भी मैटर है ऑल द मैटर्स आर made up of different types of atoms. All the matters are made up of different types of atom and that is why different matter have different property. अलग अलग एटम से अलग अलग मैटर बना हुआ है, इसलिए उसको हम लोग इसलिए उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जितने भी मैटर है सबका प्रॉपर्टी अलग होगा। किसी भी एक मैटर में, ठीक है, जो भी एक कोई मैटर ले लेते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी है सब आपस में मिल सकते हैं, लेकिन दो मैटर कोई है, मान लेते हैं कि कोई मैटर ये है, कोई सेकेंड मैटर ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये ए है ये बी है। ए का पार्टिकल्स छोटा वाला जिसको एटम्स कहते हैं वो ए से मैच कर सकता है लेकिन बी से मैच नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से मैटर बी बना हुआ है जिस छोटे छोटे पार्टिकल से एटम से, उसका आपस में सब का आइडेंटिकल होगा, यानी कि आपस में सब मिल सकता है, लेकिन वो बी वाले ए से नहीं मिलेगा। तो मैटर ए बना हुआ है किसी ए पार्टिकल से, मैटर बी बना हुआ है मान लेते हैं कोई पार्टिकल से बी से, तो ए वाले ए से पूरा मैच कर जाएगा, बी वाला बी से ही मैच करेगा। ए वाला बी से मैच नहीं कर सकता है, बी वाला ए से मैच नहीं कर सकता है, यानी मैटर ए मैटर बी से मैच नहीं करेगा। मैटर ए विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मैटर बी। ठीक है, ऐसा हमारे बोले थे, बहुत ही अच्छा बात बोले। कौन? पाकुड़ा कटियायामा, इंडियन फिलोसफर। यानी कि जितने भी मैटर है सब अलग अलग पार्टिकल से बने हुए हैं, जितने भी मैटर हैं वो सब अलग अलग पार्टिकल से बने हुए हैं, और सब मैटर का पार्टिकल्स अलग है तो मैटर भी क्या होगा? अलग होगा। तो डिफरेंट मैटर हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। डिफरेंट मैटर हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज नोन एज एटम्स विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड एटम, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आगे नहीं तोड़ सकते। छोटे वाले पार्ट, सबसे छोटे वाले पार्ट एटम बोला गया है। ठीक है, इसी के बारे में आगे भी कुछ नियम कानून दिया गया है इसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आगे एक्सपेरिमेंट किया गया है, यानी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए फर्दर इस पे रिसर्च होता गया तो आगे चल के हम लोग क्या देखें कि इस पे कुछ नियम बना, यानी लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जो मैटर बना हुआ है उसके बारे में और आगे फर्दर रिसर्च हुआ। तो सबसे पहले इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट करने पे क्या मिलता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, चलिए मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस बना है, प्रोडक्ट बना है ए और बी। ठीक है, ए और बी जब आपस में मिला तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस बना एक्स, तो ये मान लेते हैं कि 10 ग्राम है, ये मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 20 ग्राम है।
ठीक है, 10 ग्राम एंड 20 ग्राम। अब x कितना होना चाहिए, तो x 10 और 20 30 ग्राम होना चाहिए, 30 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ कानून था जो कि हम लोग अभी देखते हैं। फिर से बोला गया कि a और b मिलकर x बना है, a और b मिलकर क्या बना है, x बना है। या फिर इसको हम लोग मान सकते हैं कि a और b आपस में रिएक्ट किया तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, AB, यानी कि इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, A और B आपस में रिएक्शन किया तो AB बना, और ये 10 ग्राम था, ये 20 ग्राम था, तो ये कितना होगा, 30 ग्राम होगा। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड कानून में क्या कहा जाता है कि A और B जब आपस में रिएक्ट किया तो इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, यानी AB जो यहाँ कंपाउंड बना है A और B, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिखते हैं A और B जब रिएक्ट किया तो यहाँ बना क्या, AB, यहाँ बना AB। अब ये AB का रेशियो यानी कि A रेशियो B क्या होगा। अब A रेशियो B जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। हमेशा कांस्टेंट कहने का मतलब ये हो गया कि वो अब बदलेगा नहीं, वो फिक्स हो गया, डिफिनिट हो गया वो। ठीक है, वो क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। तो इस पे दो वो नियम कानून आया है। नंबर 1 में क्या होता है, फर्स्ट में हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकेंड जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए लाइन न कट जाए, बहुत तेज वर्षा हो रही है बाहर। लाइन वगैरह कटेगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। देखिए, तो फर्स्ट में कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि A और B को मिलाएंगे तो AB जो हमारा बना है वो इक्वल होना चाहिए A दोनों के सम का। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि A और B का जो यहाँ प्रोडक्ट का रेशियो है हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। एक और है जो कि हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, फर्दर क्लास में पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हमारे इंडियन फिलोसफर साहब महर्षि कनाड पागुड़ा कटियायामा का नाम याद रखिएगा। ये लोगों का कहना था कि जो मैटर बना हुआ है छोटे छोटे, उस मैटर में जो पार्टिकल्स है छोटा छोटा पार्ट्स है, उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। जॉन डाल्टन साहब उसको बोले एटम। चलिए, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मान लेते हैं कि किसी ए एलिमेंट्स ने या फिर किसी ए का सब्सटेंस का रिएक्शन हुआ बी के साथ और बना क्या, AB। तो जो रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और जो बनता है रिएक्शन के बाद जो हमको सब्सटेंस मिला उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, तो प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का हम लोग नाम देते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो 2H2O। तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे रिएक्टेंट और ये कहलाएंगे हमारा क्या, प्रोडक्ट, यानी कंपाउंड में हो गया क्या, वाटर। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर इसको हम लोग समझते हैं
कहता है मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर के अंदर तो एनर्जी रहता ही है और एनर्जी के आधार पे ही इसका डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एनर्जी को हम लोग कहते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली टेक द फॉर्म, यानी कन्वर्ट इट्स फॉर्म, ट्रांसफॉर्म इट्स फॉर्म, ठीक है, यानी कि अपना सिर्फ रूप बदलता है, अपना एनर्जी उसको में ना बना सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हो, अपना एनर्जी क्या करता है तो सिर्फ बदलता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं ए और बी का रिएक्शन, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। मानते हैं, बुक कहीं ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है। देखिए क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है सर, इसको लिया गया है कितना 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है फार्मूला। इसको हम लोग क्या किए हैं, हीट किए हैं। तो जब हीट किए हैं तो ये क्या क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब जैसा हमने कहा यहाँ तो तोड़ने के लिए दे दिया है, अच्छा जोड़ने वाला भी एक देखते हैं एग्जांपल हम लोग। 100 ग्राम यानी कि जो यहाँ पे कंपाउंड हमारा है, जो सब्सटेंस है जिसको हम लोग हीट दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होना चाहिए। रिएक्टेंट में सर 100 ग्राम है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। अगर इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यानी जितना भी हो दोनों को जोड़कर 100 ग्राम होना चाहिए। तो कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा वो होगा आपका 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो होगा 44 ग्राम। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो क्या बना, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, कुछ बना नहीं है, टूटा है ये। तो टूटने पर क्या प्रोड्यूस किया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कितना है 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 ग्राम। अब 56 और 44 को ऐड कीजिए, 6 4 10, 5 4 9 1 10, यानी 100 ग्राम हो गया। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट आ गया। तो देख रहे हैं हम लोग ऐड करने के बाद, सम करने के बाद कि रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट आ गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन में जो भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट में या फिर रिएक्टेंट में, वो चेंज नहीं किया है, वो चेंज नहीं किया है। इसलिए हम लोग कहते हैं मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी 100 ग्राम में 100 ग्राम बना। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कहता है देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, बेरियम क्लोराइड है, यानी BaCl2 का रिएक्शन कराया है सोडियम सल्फेट से, ठीक है। तो 20.8 ग्राम बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट 14.2 ग्राम से बाय मास, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि रिएक्टेंट में कौन कौन है, तो बेरियम क्लोराइड, रिएक्टेंट में यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यानी कि सर यहाँ पे 20.8 और 14.2 ग्राम को ऐड करते हैं तो 8 2 10, यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा 35 ग्राम होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 23.3 एंड 11.7, 7 3 10, 4 3 1 4 1 5 3। देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कौन है सर, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा, यानी कि क्या बनेगा, बाहर वाला बाहर के साथ और अंदर वाला अंदर के साथ, यानी कि यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बाहर वाला बाहर के साथ यानी बेरियम सल्फेट और अंदर वाला अंदर के साथ यानी सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन है 10th में आगे पढ़ना है, बाहर वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन का जो टाइप होता है हम लोग 10th में देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
बाहर वाला बाहर के साथ यानी कि बेरियम सल्फेट, अंदर वाला अंदर के साथ सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड अगर 20.8 ग्राम लिए हैं तो उसको रिएक्शन करने के लिए सोडियम सल्फेट लिए हैं 14.2 ग्राम बाई मास। अब देख रहे हैं कि सर इन दोनों का सम कीजिए तो आएगा 35 ग्राम। जो प्रोडक्ट हमारा बना है ये सब क्या है, तो ये है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। रिएक्टेंट को सम कीजिए, प्रोडक्ट को सम कीजिए और देखिए कि दोनों इक्वल आया कि नहीं आया। दोनों इक्वल आ गया, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है। क्या करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, तो ये फॉलो करता है। फॉलो, जैसे आजकल के बच्चे लोग इंस्टा पे और पता नहीं कहाँ कहाँ किसको किसको कैसे फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। यानी कि कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो होगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब जाकर ये लॉ दिया गया है 1774 ईस्वी में, यानी 1774। कौन सा ईयर, 1774 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम है लवेंजियर, LAVO, उन लोग का नाम भी थोड़ा सा LAVOISIER, लवेंजियर। ठीक है, इन्होंने ही मैटर का ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इन्हीं का दिया हुआ है। इन्होंने ही दिया है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कब दिए थे, तो 1774 में इन्होंने लॉ दिए थे। जिस साइंटिस्ट का दिया हुआ है वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, लवेंजियर। लवेंजियर साहब ही लॉ दिया था 1774 में, लवेंजियर। कैसे याद रखिएगा, लव इजियर। ठीक है, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम लव इजियर। लवेंजियर याद ना रहे तो लव इजियर, लव इज इजियर, हालांकि होता है कठिन, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, 1774 में इन्होंने ही कहा था कि जो भी मैटर है, अगर एक क्लोज्ड सील्ड वेसल्स है, कोई मान लेते हैं कि क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है, इसके अंदर रिएक्शन कराते हैं, बाहर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, इसके अंदर रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें जो भी बने, लिक्विड बने, कोई रिएक्शन हुआ है, ठीक है, कोई रिएक्शन हुआ है, तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, अब रिएक्शन में हो सकता है कि ये क्या क्या हो सकता है, तो सर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, जो रिएक्शन में भाग लिया है। इसके बाद क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। कहने का मतलब कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो रिएक्शन में भाग लिया है, इसका टोटल का सम कीजिए। जो भी आएगा सम, उसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो भी इसका सम आएगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है, टोटल को आपको कैप्चर करना है, ऑब्जर्व करना है, यानी सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को है, जो भी है सबको ऐड कीजिए। जैसे होता है कि रिएक्शन में किसी चीज़ को जला रहे हैं, मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो कुछ सर गैस बनकर उड़ गया। जी नहीं, जो गैस बना है उसको भी आप कलेक्ट कीजिए, जो लिक्विड है कलेक्ट कीजिए, जो सॉलिड है कलेक्ट कीजिए, और सबको सम कीजिए। तो सबको सम करने के बाद क्या होगा, तो वो रिएक्शन यानी रिएक्टेंट के बराबर आ जाएगा। यानी रिएक्टेंट में जो भी हम लोग लिए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्या बना है, तो प्रोडक्ट बना है, तो इसमें जो भी है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों का सम कीजिए, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। किसी भी क्लोज्ड वेसल में बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सबको कलेक्ट करना है और सम कीजिए। जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया डाल्टन साहब के द्वारा और भी साइंटिस्ट के द्वारा, यानी कि एक क्लोज्ड सील्ड वेसल्स में, कंटेनर में रिएक्शन किया गया, तो रिएक्टेंट जो भी था वो प्रोडक्ट के बराबर आया। यानी कि इस नियम के अनुसार हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चला, यानी उन लोगों को जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर क्लोज्ड कोई भी अगर एक्सटर्नल कुछ भी हो, अगर उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो क्लोज्ड वेसल्स में, एक क्लोज्ड सील्ड वेसल्स में जो रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन का जो भी सम था और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है, वो दोनों इक्वल होगा। यानी कि अंदर इसका जो भी मास था प्रोडक्ट के बराबर होगा, रिएक्टेंट का
बराबर कौन हो जाएगा, रिएक्टेंट के बराबर कौन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल दिए क्या, लॉ ऑफ, इसको बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर नेदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, यानी उसके अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी वो फॉर्म कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है, उसका सम, जो रिएक्शन में भाग लिया उसका सम और जो बना है उसका सम, अगर करते हैं सबको जोड़ते हैं तो बाई मास वो लोग डिफर नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट इक्वल टू रिएक्टेंट बाई मास, यानी कि उसका जो भी मास है। सेकेंड जो था वो हम लोग का क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।